Hello students, welcome to Kavi's IAS, Converting Possibilities into Reality। आज हम लोग कविस आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में यूपीएससी मेंस मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीवाईक्यूज है उसको लेकर आज हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सबसे अहम चीज़ है इस यूपीएससी मेंस के लिए, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, तो आंसर राइटिंग को, जैसा कि मेंस में आप लोग सभी जानते हैं कि ब्रॉड क्वेश्चंस आता है, तो उस ब्रॉड क्वेश्चंस के लिए हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, हम लोग कैसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसको लेकर आज हम लोग इस क्लास में इन डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि हम लोग आज जो करने जा रहे हैं वो है आंसर राइटिंग फॉर्मेट एक्सप्लेन्ड। कैसे हिस्ट्री में यूपीएससी का जो मेंस का जो हिस्ट्री का पेपर है उसमें हम लोग कैसे एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, हाउ टू एड्रेस एंड हाउ टू राइट अ आंसर ऑफ अ क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे ऑफ फॉर्म। तो चलिए बात ज़्यादा ना बढ़ाकर हम लोग सीधा क्वेश्चन के अंदर घुस जाते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन को यहाँ पर उठाए हैं ये यूपीएससी 2022 में आने वाला एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन आप लोग सभी देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन में। क्वेश्चन जो है व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली comprising of Indian soldiers win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian rulers? Give reasons। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन को अगर हम अच्छा से एक्सप्लेन करें तो इस क्वेश्चन का मीनिंग यही दर्शाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग जानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश का कॉलोनी एस्टैब्लिश हुआ, उस कॉलोनी एस्टैब्लिशमेंट में सबसे अहम रोल का जो किरदार निभाया था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी थे, उनका जो आर्मीज़ थे वो आर्मीज़ एक्चुअली उसमें ब्रिटिश भी थे और उसमें बहुत सारा इंडियन सिपाहीज भी अपॉइंटेड हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी में। फिर भी इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी के साथ हमारा इंडिया का जो रूलर्स थे, ओके, तो इंडिया का रूलर्स का भी तो खुद का आर्मी था। तो दोनों के बीच जब संघर्ष हुआ, किस लिए हर युद्ध में, अगर हम हमारा इंडिया हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़े तो हर जो युद्ध हुआ इंडियन रूलर के साथ इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, हर युद्ध में क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर युद्ध में क्यों उन्होंने जीत गया, क्यों हमारा इंडियन रूलर्स जो थे, उनका जो आर्मी थे, उनका आर्मी बहुत ज़्यादा था इन नंबर्स, इन इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा थे, फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी किस लिए हर युद्ध में वो लोग जीतते थे। इसको लेकर आज हम लोग ये क्वेश्चन को हम लोग फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया अच्छा तरीका से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली यूपीएससी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या मांग रहा है। हम देखे हैं कि हिस्ट्री का जो लोग आंसर लिखते हैं उनमें एक कॉमन चीज़ मैंने देखा है, फैक्ट से ज़्यादा वो लोग कहानी के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री इज नॉट अ कहानी निर्भर सब्जेक्ट। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अ सब्जेक्ट दैट बेस्ड ऑन द कॉन्क्रीट एविडेंस एंड फैक्ट्स। तो हम जब भी हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन को एड्रेस करने जाएंगे, कोई क्वेश्चन को आंसर लिखने जाएंगे, उस समय हमारा दिल में एक ही बात रखना चाहिए कि क्या क्वेश्चन हमको चाह रहा है और क्या उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर कैसा होना चाहिए।
यहाँ पर यूपीएससी बहुत कॉमन एक हमको एक बहुत कॉमन एक पर्पस हमको बोलने के लिए वो लोग बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी जो इन नंबर इन इक्विपमेंट्स हमारा इंडियन रूलर्स का जो आर्मी था उससे बहुत छोटा था, फिर भी क्यों इंडियन रूलर को उन्होंने हराया हर युद्ध में। इस क्वेश्चन को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन को हम जब आंसर लिखेंगे तब पॉइंट बाय पॉइंट वन बाय वन पॉइंट कर करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और ऐसा सारा क्वेश्चन यूपीएससी का मॉडर्न इंडिया का जो पीवाईक्यूज है, एक एक करके सब क्वेश्चन को हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कविस आईएएस की जो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। सो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब को फॉलो करते रहिए। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, सुपीरियर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज। मतलब सुपीरियर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, इसका मतलब यही हुआ कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का ये जो सक्सेस इन ईच एंड एवरी बैटल ओवर द इंडियन रूलर्स, उसका पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण था, जो रीजन था, वो था सुपीरियर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। किस तरह का सुपीरियर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं तब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी से आ जाएगा। आप लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सभी जानते हैं। आप लोग सभी बैटल ऑफ प्लासी, इस बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। इस बैटल ऑफ प्लासी दैट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ द 1757, 23rd day of June, we are all known about the fact। इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, एक तरफ था हमारा बंगाल का जब उस समय का नवाब सिराजुद्दौला और उनका जो एलाइज, राइट, और उधर में था उनके खिलाफ जो थे वो थे लॉर्ड क्लाइव, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी। अगर ये जो सिराज यानी कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का आर्मी और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का आर्मी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी, इस दोनों आर्मी का जब ये उन दोनों आर्मी ने एक साथ इस बैटल ऑफ प्लासी में आया, तो युद्ध करने के पहले नवाब सिराजुद्दौला का आर्मी में कितना नंबर आर्मी था बोलिए तो, 30,000 इन्फेंट्री, 30,000 इन्फेंट्री, ये था सिराजुद्दौला का 30,000 इन्फेंट्री था और 20,000 कैवलरी था, 20,000 कैवलरी है। उधर में ईस्ट इंडिया कंपनी में 750 थे यूरोपियन सोल्जर्स 750 एंड 2,100 था इंडियन सेपोइज। अब आप लोग खुद इस कंपैरिजन को देखिए। बैटल ऑफ प्लासी में जो दोनों शक्ति आपस में मुठभेड़ हो रहा है, उसमें देखिए सिराजुद्दौला का यानी कि बंगाल का नवाब जो थे उस समय, उनके तरफ जो नंबर ऑफ आर्मीज थे दैट कॉम्प्राइजिंग 30,000 इन्फेंट्री, 20,000 कैवलरी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनके खिलाफ उस युद्ध में उसके साथ लड़ने आए हैं, उनके पास था 750 यूरोपियन सोल्जर्स एंड 2,100 इंडियन सेपोइज। अब आप लोग ही बताइए, अगर सच में इस बैटल में सिराजुद्दौला एक अच्छा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी निभाते तो शायद हम लोग मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है वो अलग पढ़ते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ हम सभी लोग जानते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट हुआ सिराजुद्दौला हार गए और ब्रिटिश लोग जीत गए, है ना। और हम लोग जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस इंडियन रूलर्स का बात कर रहे हैं, जब हम लोग बता रहे हैं कि क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मीज थे वो किस लिए इंडियन रूलर्स का जो आर्मी था उनको हराया, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाला था। आप लोग बताइए 50,000 आर्मी के साथ सिर्फ 2800 आर्मी का अगर डायरेक्ट बैटल होगा तो कौन जीतेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बैटल को जीत लिया। किस लिए जानते हैं सर? सुपीरियर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज। सर अगर बताएंगे तो सर अब तो आपको बताना पड़ेगा क्या टैक्टिक्स और क्या स्ट्रेटेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था। लॉर्ड क्लाइव जो एक मैच्योर
ब्रिटिश ऑफिशियल थे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ही टूक अ वेरी सुपीरियर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी अगेंस्ट सिराजुद्दौला. और वो क्या था, उन्होंने पहले ही बिफोर द ऑकरेंस ऑफ बैटल ऑफ पोलासी, उन्होंने पहले ही सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन वन ऑफ द कमांडर इन चीफ था, जिसका नाम था मिर्जाफर अली खान, उनके साथ उन्होंने आपस में बात कर लिए थे. और मिर्जाफर को उन्होंने ये बता दिया कि चलो इस बैटल ऑफ पोलासी में जो बैटल होने जा रहा है सिराजुद्दौला के साथ, अगर तुम लोग मेरे साथ दोगे, इस सिराज को हम लोग अगर हरा सकते हैं तो तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे. खेल खत्म वहां पर ही. और मिर्जाफर का जो एली था, हम लोग सभी जानते हैं कि सिराजुद्दौला ने जब बंगाल का नवाब बने उसके बाद ही सिराजुद्दौला के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुआ, कोर्ट कॉन्स्पिरेसी. और उनका सभी जो कोर्ट्समैन था, यानी कि रायदुल्लभ, उमीचांद, मानिक चांद, सॉरी, राजबल्लभ, जगत सेठ, वो सभी सिराज के खिलाफ थे, और वो सारे के सारे लोग मिर्जाफर के साथ थे. मतलब कि लॉर्ड क्लाइव ने पहले ही तैयार कर दिया था कि सिराज का ये 30,000 इन्फेंट्री है, 20,000 जो कैवलरी है, ये कैवलरी में जो भी सिराज का कमांडर है, एक्सेप्ट दोनों कमांडर जिस दोनों का नाम है, एक का नाम था मीर मदन और एक का नाम था सिराजुद्दौला का जो दीवान थे, उसका नाम था मोहनलाल. इस दोनों के अलावा बाकी सिराज का जो भी कमांडर थे, वो सारे की सारे कमांडर इस बैटल में, बैटल ऑफ पोलासी में, दे डिड नॉट टेक पार्टिसिपेशन. यस, दे वेर इन द बैटल ऑफ द पोलासी. वो लोग सारी बैटल ऑफ पोलासी में थे, लेकिन they did not start any military initiative against the British East India Company. My dear students, आप लोग समझ गए कि किस तरह का टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद पे खुद इंपोर्ट किए थे इंडियन रूलर्स को हराने के लिए. चलिए, ये एक एग्जांपल गया. आपको और एक एग्जांपल हम बताते हैं. बैटल ऑफ पोलासी के बाद और एक बैटल हुआ था, जिस बैटल का नाम हम लोग सभी जानते हैं, जो बैटल टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ द 1764, जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बॉक्सर, है ना. बैटल ऑफ बॉक्सर दैट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ द 1764, 22nd डे ऑफ अक्टूबर, है ना. इस बैटल में देखिए, इस बैटल में ये जो बैटल है, बैटल ऑफ बॉक्सर, इस बैटल में क्या हुआ था, एक तरफ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, और दूसरे तरफ थे उस समय का इंडिया का तीनों पावरफुल रूलर्स, जिसमें थे हमारा बंगाल का डीथ्रोन नवाब ऑफ बंगाल, जिसका नाम था मीर कासिम के साथ थे द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, और उन दोनों के साथ थे उस समय का मुगल एम्पायर, द देन मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया शाह आलम II और सेकेंड शाह आलम. हर वक्त अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस और अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री हिस्ट्री इन इंडिया, भारत का जो मिलिट्री हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरियोग्राफी है, उसमें ये बैटल ऑफ पोलासी को कभी भी युद्ध नहीं बोला जाता है. बोलता है ये बोला जाता है कि बैटल ऑफ पोलासी में एक्चुअली इन द बैटल ऑफ पोलासी देयर वाज नो ऑकरेंस ऑफ एनी बैटल, there was no occurrence of any battle, rather treachery wins, not battle wins. यानी सिराज के साथ जो गद्दारी किया गया वो जीता, वहां पर एक्चुअली युद्ध नहीं हुआ था अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडिया. लेकिन बॉक्सर जो था, माय डियर स्टूडेंट्स, इस बॉक्सर था एक रियल बैटल, क्योंकि सारा देश देख रहा है, एक तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ है उस समय का इंडिया का तीन पावरफुल रूलर का एक जोट, एक एली. और फिर भी ब्रिटिश ने, इसका रिजल्ट क्या हुआ था बैटल ऑफ बॉक्सर का? बैटल ऑफ बॉक्सर का रिजल्ट हम सभी जानते हैं. बैटल ऑफ बॉक्सर जो हुआ वो हुआ यही कि ब्रिटिश ने इस बैटल को भी जीत लिया, राइट. सेकेंड शाह आलम ने सरेंडर किया अंग्रेजों के पास, और उसका जो एली था शुजाउद्दौला, उन्होंने भी सरेंडर किया. और बंगाल का जो डीथ्रोन्ड नवाब थे मीर कासिम, वो दिल्ली में चला गया. अब देखिए, इस बैटल ऑफ बॉक्सर में भी
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो आर्मी थे सिर्फ 7,000। उधर में ये तीनों इंडियन रूलर के पास जो आर्मी थे वो बने उसका आर्मी कॉन्सिस्टेड ऑफ 40,000 सोल्जर्स, राइट। और यहां पर आपको बता देते हैं ये 7,000 उसके साथ साथ भी था, 7,000 नहीं, ये होगा, थोड़ा मैंने गलती इसको सॉरी फॉर द मिस्टेक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो आर्मी था उसका नंबर था 17,072, राइट, जिसमें 1859 था ब्रिटिश आर्मी, ओके। 5,297 ये एक्चुअली था इंडियन सेपॉयज, ओके, एंड 9,189, ओके, ये था उनके पास इंडियन कैवलरी, और ये था इंडियन सेपॉयज और इन्फेंट्री कोई भी। ये है बिफोर द ऑकरेंस ऑफ बैटल ऑफ बॉक्सर द नंबर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उधर में वो जो तीनों पावर एक साथ जोड़ बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, उसका नंबर कितना था आप लोग सभी देख पा रहे हैं, 40,000। अब बताइए क्या हुआ सर? अकॉर्डिंग टू द मिलिटरी हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द इंडियन एलीज got a decisive defeat in the battle in the hand of the British East India Army in the Battle of Boxer। और उसका मेन कॉज क्या था सर? लैक ऑफ बेसिक कोऑर्डिनेशन among the three allies, the lack of basic cooperation। और इसका अगर अर्थ हम लोग बोले कि नवाब अवध का जो नवाब थे सुजाउद्दौला, द मुगल एम्पेयर सेकेंड शाह आलम एंड द डिथ्रोन्ड नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, तीनों मिलकर जो जोट बनाया था ना, इस जोट के अंदर जो कोऑपरेशन था, कोऑर्डिनेशन था, उसका एक लैकिंग था। सब सिर्फ इसको हम कॉज बोलेंगे नहीं, बैटल ऑफ बॉक्सर में भी अंग्रेजों ने सुपीरियर टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूट किया बहुत बढ़िया से, क्योंकि बैटल ऑफ बॉक्सर में अंग्रेजों के लिए बैटल ऑफ बॉक्सर में जिसने फाइट किए और जिसने लीड किए उसके नाम थे मेजर हेक्टर मुनरो। और मेजर हेक्टर मुनरो ने क्या वो जानते थे कि अगर कोई युद्ध में आपको जीतना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि युद्ध में जीतने के लिए एक सही से आपको टैक्टिक्स निभाना पड़ेगा। मेजर हेक्टर मुन्नो ने क्या उसको उनका जो 17,000 के करीब उनका जो आर्मी थे, ब्रिटिश आर्मी, उनको बहुत सारा वेरियस कॉलम में उन्होंने डिवाइडेड किया और इस सारी कॉलम को एक इंडियन रूलर के साथ, जो तीनों इंडियन रूलर उस समय थे उनके खिलाफ, सारे के अगेंस्ट उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। और जो बोट ब्रिज था, जो इस तीनों इंडियन रूलर के अंदर एक कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा माध्यम था, उसको उन्होंने ब्लोइंग कर दिया। और उसी तरह हमने देखा कि एक तरफ ये जो तीनों इंडियन रूलर्स थे जो एक साथ मिलकर इस युद्ध को करना चाहते थे, मेजर हेक्टर मुन्नो का मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बावजूद इस तीनों इंडियन रूलर ने एकदम बोला, क्या हम बोल सकते हैं कि वो लोग आइसोलेटेड हो गए। दैट वाज द कॉज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने किस लिए इतना सारा बात बोला? सुपीरियर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। जब ये बात आप पॉइंट लिखेंगे ना, आपका आंसर में जब इस क्वेश्चन का ही पॉइंट आप लिखेंगे ना, इस पॉइंट के रेफरेंस में आपको ये सारा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरा क्लास में पहले ही बता चुका हूं कि हिस्ट्री कोई कहानी के ऊपर बेस करके नहीं चलता है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जबकि आप यूपीएससी के तरफ एक एग्जाम दे रहे हैं, वहां का जो मेंस का एग्जाम दे रहा था, आपको जो बात आपका दिल में और दिमाग में रखना चाहिए वो है
टू दी पॉइंट आंसर। मैं हर बार मेरे बच्चे को बोलता हूं कि टू दी पॉइंट। हिस्ट्री में तुम अगर आंसर लिखने चाहोगे तो आंसर होना चाहिए टू दी पॉइंट। इरेलीवेंट इरेलीवेंट इंफॉर्मेशंस, इरेलीवेंट बातें एकदम नहीं होना चाहिए। तो जब आप लोग सुपीरियर टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे तब क्या करेंगे, वहां पर 2 लाइन लिखने के बाद एग्जामिनर जो चाहता है कि आपने जो पॉइंट लिखे हैं उसके रेफरेंस में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशंस है, कुछ एग्जाम्पल्स है, तो आप एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल आप पुट कर दीजिए। और किस लिए मैंने बोला, क्योंकि बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर दोनों ही बैक टू बैक ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री में बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट बने, एक लैंड, एक क्या बोलते हैं, एक माइलस्टोन है in the history of the expansion of British Empire in India. This is why I have mentioned the reference of these two battles in which the British showed their superior tactics and strategies that caused the decisive victory of the British Indian Army over the Indian soldiers or Indian rulers. ठीक है ना? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है देखिए, सुपीरियर नावल कंट्रोल पॉलिसी। ये बहुत एक अहम चीज है। ब्रिटिश ने जब सारा भारत के ऊपर उनका कॉलोनी का एस्टेब्लिशमेंट किया, देखिए कॉलोनी को प्रॉपरली अगर आप अगर एक कॉलोनी को प्रॉपरली अगर आप रेगुलेट करने चाहेंगे, कॉन्डक्ट करने जा रहे हैं, तब आपको क्या जरूरी है? जरूरी है ये कि आपका एक इन्फेंट्री रेजिमेंट के तरह ही बहुत जरूरी है एक नावल कंट्रोल, एक नावल फोर्स का। और सारा वर्ल्ड में जिस समय का बात हम कर रहे हैं, उस समय सारा वर्ल्ड में इन द होल वर्ल्ड हम बोल सकते हैं कि सारा वर्ल्ड में 2 सबसे बड़ा कॉलोनियल पावर था। एक था इंग्लैंड और एक था फ्रांस। तो ये जो इंग्लैंड और फ्रांस, ये दोनों उस समय सारा दुनिया में हम बोल सकते हैं कि 2 सबसे बड़ा कॉलोनियल पावर थे। और इंग्लैंड को उस समय कहा जाता था, क्या जानते हैं क्या कहा जाता था? समुंदर का रानी मतलब इंग्लैंड का इतना अच्छा और इतना बेहतरीन एक नावल फोर्स था सारा दुनिया में, उसका कोई विकल्प नहीं था, हम अगर सच में कहें तो। इसीलिए सारा दुनिया में इंग्लैंड को कहा जाता कि समुंदर का रानी। और अगर इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्ट्री का बारे में हम बताएंगे ना, तो उसमें हम बोलेंगे एक बैटल के बारे में। क्या बैटल सर? उस बैटल का नाम था, ये भी आप लोग डेफिनेटली हमारा आंसर के साथ ये रेफरेंस यूज करना, बैटल ऑफ सुवाली, और जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ स्वाली। माय डियर स्टूडेंट्स, 1612 में ये बैटल हुआ था, जिस बैटल में ब्रिटिश ने पोर्टुगीज को हराया था। राइट? ये जो हम लोग बात कर रहे हैं नावल कंट्रोल पॉलिसी के बारे में, ना, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस ने, तो ये बात हम थोड़ा आगे से करते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस, आप लोग जानते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस हमारे उस समय का जो मुगल एम्पायर था जहांगीर का दरबार में आया, और दरबार में आकर उन्होंने जहांगीर के पास ये विनती किया कि देखिए आप तो पोर्तुगीज को जो पोर्तुगीज है उन लोगों को तो आपने वहाँ पर इंडिया में ट्रेड करने के लिए आपने राइट्स दिए हैं, हम लोगों को भी आप ट्रेड करने के लिए जो राइट्स है वो आप ग्रांट कीजिए। जहांगीर ने पूछा कैप्टन विलियम हॉकिंस को कि आप कहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने बोला हमको अगर सूरत में आप ट्रेड करने देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूरत में ही पोर्तुगीज लोग कर रहे हैं। पोर्तुगीज के साथ जहांगीर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। पोर्तुगीज से जहांगीर को बोला कि एकदम ब्रिटिश को एकदम उस सूरत में आप ट्रेड कभी उनको सूरत में आप लोग ट्रेड कभी मत करने दीजिए। जब ब्रिटिश का कान में ये बात आया कैप्टन विलियम हॉकिंस के थ्रू कि पोर्तुगीज लोग जो है वो जहांगीर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो जहांगीर को, मुगल एम्पायर जहांगीर को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि पोर्तुगीज को सूरत में ट्रेड नहीं करने के लिए, तब अंग्रेजों ने वो मुगल एम्पायर जहांगीर को
समझा दिया कि देखिए आप जिस पोर्तुगीज के पावर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अब देखिए अंग्रेजों का पावर। और 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी के साथ पोर्तुगीज का जो फर्स्ट नावल बैटल हुआ वो था बैटल ऑफ सुबालियोस। इस बैटल में पोर्तुगीज को ब्रिटिश ने हरा दिया, और हराने के बाद मुगल एम्पायर जहांगीर, उस समय का मुगल एम्पायर जहांगीर ने देखा, अरे बाप रे, ये तो ब्रिटिश आर्मी जो नावल बैटल में इतना एफिशिएंट है, चलिए आप लोग भी सूरत में अपना ट्रेड फैक्ट्री खोलिए। और इसका एक रिजल्ट था 1613 में सूरत में पहला ट्रेड फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने किस लिए कहानी बताया, ये जो नावल कंट्रोल पॉलिसी है। और उसके बाद जब सारा देश में इस ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ ही अंग्रेजों ने हमारा देश का जो सारा का सारा जो कोस्टल एरिया था उसमें उन्होंने अपने आप का पकड़ बनाया बहुत बढ़िया से, क्योंकि अंग्रेजों जानते थे कि अगर हम लोग ये जो कोस्टल एरिया में बढ़िया से हम लोग अगर हमारा स्ट्रॉन्ग नावल एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाएंगे, कभी भी बाहर से हो सकता है रूस, हो सकता है फ्रेंच इन्वेशन भारत में हो सकता है। इसीलिए दिस इज द कॉज दैट द ब्रिटिश हैड द सुपीरियर नावल कंट्रोल पॉलिसी, जिसके लिए ब्रिटिश ने आप बोल सकते हैं कि एक जगह से और एक जगह बहुत इजीली वो उसका जो आर्मी थे और उसका जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, इस नावल फोर्स के बावजूद उन्होंने एक जगह से और एक जगह में ये ट्रांसफर भी कर सकते थे। एक आपको और एक एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये एग्जांपल सुन। आप लोग सभी जानते हैं कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब है उन्होंने जो कलकत्ता था, कलकत्ता से अंग्रेजों को उन्होंने हटा दिया और उन्होंने कलकत्ता को कैप्चर किया, है ना, आप लोग सभी जानते हैं। और कलकत्ता को उन्होंने कैप्चर करने के बाद वो कलकत्ता का उन्होंने देखभाल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उन्होंने उसको दिए थे माणिक चांद के ऊपर। वो घटना घटा 1756 में। ये बात जब उस समय में मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मद्रास रेजिमेंट था उस समय उस मद्रास में जब ये खबर पहुंचा, ये खबर जब उस समय मद्रास में पहुंचा कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता से सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश पर्सनल था उनको हटा दिया है और कलकत्ता को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, तब वो मद्रास से एक क्या बोलेंगे, एक बोट में कैप्टन एडमिरल वाटसन को भेजा गया और लॉर्ड क्लाइव को भेजा गया। उनके साथ 327 स्पेशल ब्रिटिश नावल ऑफिसर को भेजा गया। सर किस लिए? क्योंकि हम लोगों को कलकत्ता फिर से रिकैप्चर करना पड़ेगा। और 1757 अर्ली मंथ ऑफ द 1757 हमने क्या देखा कि एडमिरल वाटसन जिसको मद्रास से भेजा गया था, कैप्टन एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव और उनके साथ जो 327 जो नावल ऑफिसर्स थे, उन लोगों को साथ में लेकर क्या किया, सिराज के हाथ से कलकत्ता को फिर ने अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। और सिराजुद्दौला के पास जब ये खबर जब पहुंचा कि द कोलकाता हैज बीन रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, उसी समय उन्होंने मुर्शिदाबाद से फिर कलकत्ता की तरफ आए और लॉर्ड क्लाइव ने सिराज के लिए जो फांद रचे थे उस फांद में पा दी। और ये फांद क्या था जानते हैं? वो फांद था कि नावल फोर्सेस का फांद, क्योंकि मुर्शिदाबाद से कोलकाता सीधा जाएंगे तब तो ट्रेन नहीं थे, बास नहीं थे, ओला नहीं था, उबेर नहीं था, तो आएंगे कैसे? बजरा में। जब हुगली नदी में उसका बजरा घुस रहा है तभी वो 327 जो ब्रिटिश नावल ऑफिसर्स थे उन्होंने सिराज को घेर लिया पूरी तरफ से और उस समय सिराजुद्दौला को क्या करना पड़ा? सरेंडर करना पड़ा। सर हम जब सुपीरियर नावल कंट्रोल पॉलिसी का बात कर रहे हैं तब इस टाइप का रेफरेंस हम लोग क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि फिर से मैं बोलता हूं, हिस्ट्री में जब आप लोग कोई आंसर लिखेंगे, जब कोई पॉइंट लिखना चाहिए, उस पॉइंट का रेलिवेंस में, उस पॉइंट का रेफरेंस में आपको जो डालना चाहिए वो है एक प्रॉपर हिस्टोरिकल फैक्ट्स।
विदाउट हैविंग अ प्रॉपर हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपका आंसर कभी भी प्रॉपरली, कभी भी आपका आंसर क्या होगा, स्टैंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट में जाएंगे। आप लोग सभी देख पा रहे हैं सुपीरियर वेपन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडियन रूलर्स के साथ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी का जब सामना सामनी हो रहा है, जब युद्ध हो रहा है, सब युद्ध में ब्रिटिश के ये जो विंग्स है, ब्रिटिश लोग जिस सभी बैटल में जीत रहे हैं सॉरी, उसके पीछे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमने तो स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया, हमने बोला कि नावल फोर्सेस था, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था सुपीरियर वेपन्स दैट वेर यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। अब सर, अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हमने तो इस पॉइंट ने बता दिया कि सुपीरियर वेपन प्लेड अ क्रूशियल रोल बिहाइंड द विनिंग ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी ओवर द इंडियन रूलर्स। अब तो एग्जामिनर पूछेगा हमको, अच्छा आपने तो सुपीरियर वेपन्स के बारे में बताया, लेकिन क्या क्या सुपीरियर वेपन्स ब्रिटिश लोग यूज करते थे, वो तो हमको बताना चाहिए ना, है कि नहीं, हमको बताना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, फ्लिंटलॉक राइफल्स बारे में बात कीजिएगा। फ्लिंटलॉक राइफल्स, इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे आप लोग, इसको आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखना, क्योंकि फ्लिंटलॉक राइफल्स वर द मोस्ट कॉमन वेपन दैट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन आर्मी in the first phase of the colonization in India. Yes, Battle of Plassey, Battle of Boxer, Battle of Port Novo, यानी कि Anglo-Mysore battle in the course of the Anglo-Sikh battle, Anglo-Maratha battle. The British East Indian Army used these flintlock rifles, right? एंड बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द बैटल ऑफ बॉक्सर, ये भी आप लोग पॉइंट में ऐड कर देना, एक्सेप्शनल इन्फो है। सुपीरियर वेपन्स का बात जब कर रहे हैं तो फ्लिंटलॉक राइफल्स के बारे में हम बताएंगे कि फ्लिंटलॉक राइफल्स अगर नहीं होता तो अंग्रेजों ने जो पहला वाला जो बैटल का नाम हमने बताया आपको, इस सारी की सारी बैटल में जीतने का पीछे में सबसे जो किरदारी रोल प्ले किए थे वो था फ्लिंटलॉक राइफल्स। बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द बैटल ऑफ बॉक्सर इन द ईयर ऑफ द 1764, माय डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजों ने और एक तो चीज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था पैटर्न मस्केट। डेफिनेटली आप लोग ये लिखना, पैटर्न मस्केट अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर ऑफ द 1764, जस्ट बिफोर द ऑकरेंस ऑफ बैटल ऑफ बॉक्सर। पैटर्न मस्केट, जब ये लोग फ्लिंटलॉक राइफल्स, पैटर्न मस्केट्स टाइप का वेपन्स यूज कर रहा है ब्रिटिश इंडियन रूलर्स, क्या यूज कर रहा है, पुराना वाला सोड, राइट। इंडियन रूलर्स तब भी उनको जो सिपोइस था, उनका जो इन्फेंट्रीज था, तब भी वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, लाठी यूज कर रहे हैं बैटल के लिए। तो अभी बोलिए फ्लिंटलॉक राइफल्स और पैटर्न मस्केट वाला जीतेगा, यानी कि वो जो लाठी और सोड वाला जो लोग बंदा था वो लोग जीतेगा, डेफिनेटली जीतेगा फ्लिंटलॉक राइफल्स और पैटर्न मस्केट जो लोग यूज करते वो लोग। सो दिस इज द फैक्ट, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपीरियर वेपन्स। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोलूंगा, जो भी पॉइंट लिखना उस पॉइंट के साथ उस पॉइंट का सपोर्टिव रेफरेंस यूज आपको करना ही पड़ेगा। ये आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, यहां पर अगर एक भी लाइन आप कहानी लिख दें ना, आपका नंबर वहां पर ही घट जाएगा। इसीलिए कहानी नहीं, प्रॉपर इंफॉर्मेशंस एंड प्रॉपर एग्जाम्पल्स with your informations that have been given by you. Clear? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। सुपीरियर डिसिप्लिनरी मिलिट्री ट्रेनिंग। हाँ, हमारा इंडियन रूलर्स का जो आर्मी थे, हमारा इंडियन राजाओं जो थे, उस राजाओं का जो आर्मी था, वो आर्मी थे पार्ट टाइम आर्मी। हाँ, सच बता रहे हैं आपको, पार्ट टाइमर थे उन लोग। फुल टाइम में उन लोग क्या करते थे, कोई एग्रीकल्चर के जॉब से एंगेज थे,
कोई कोई लेबर के काम का साथ अटैच था, कोई राज दरबार में काम करता था, और कोई अगर टीचर के साथ भी अटैच होता था। अब सोचिए आप अपने फोर्स आर्मी को बना रहा है, और वो आर्मी अगर हर साल में, पूरा साल में अगर वो आर्मी जो मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं लेगा, मिलिट्री ट्रेनिंग का अलावा वो लोग और भी कोई एक्टिविटी के साथ अटैच्ड है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आर्मी जीतेगा? और उधर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी था, उन लोगों का डिसिप्लिनरी मिलिट्री ट्रेनिंग मिलता था। सर कहां पर? अभी तो आप लोग मेरे साथ इस क्लास जितने तक किए आप लोगों ने मेरे साथ, आप लोग समझ गए हैं कि सर आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। आपने तो पॉइंट लिखा है, पॉइंट के साथ तो इन्फो आपको शेयर करना पड़ेगा। डेफिनेटली शेयर करूंगा सर। सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ये डिसिप्लिनरी मिलिट्री ट्रेनिंग का सेंटर कहाँ थे आप लोग जानते हैं? एडिसकॉम्ब। ये एडिसकॉम्ब बोले जगह है, ये हमारा भारत में नहीं है, ये इंग्लैंड में है एडिसकॉम्ब। यहाँ पर 1809 1809 साल में एडिसकॉम्ब और एक तो था सारे, ये दोनों ही इंग्लैंड में है। इस दोनों जगह में इन द ईयर ऑफ द 1809 ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी था। हाँ, ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी ओपन हुआ था, और ये क्लोज भी हो गया था। ये 1809 में ओपन हुआ और ये क्लोज भी हो गया 1861 में। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जब इसको लिखेंगे तो ये प्रॉपर इन्फो भी दे देंगे यहाँ पर कि एडिसकॉम्ब सारे जो मिलिट्री ट्रेनिंग था सेंटर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1809 में ओपन हुआ और क्लोज हो गया 1861। ये भी हम डेफिनेटली वहां पर पुट कर देंगे। और इसका पर्पस क्या था सर? इस पर्पस टू ट्रेन द यंग ब्रिटिश ऑफिसर्स टू सर्व इन EIC's ओन आर्मी इन इंडिया। तो सर आप सोचिए, आप लोग ये डिफरेंस हमारे पास एकदम पानी की तरह क्लीन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी का जो ऑफिसर्स है उन लोगों को इंग्लैंड में एडिसकॉम्ब और सारे में ट्रेनिंग किया जा रहा है, सुपीरियर डिसिप्लिनरी मिलिट्री ट्रेनिंग। जिस ट्रेनिंग में उन लोगों को उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे युद्ध करना चाहिए, युद्ध में क्या क्या आपको मिलिट्री स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। और जहां तक कि हमारा देश का रूलर का सवाल है, हमारा देश का जो इंडियन रूलर्स था, उनका जो क्या बोलते हैं मिलिट्री पर्सनल थे, वो क्या कर रहे हैं पूरा साल कोई एग्रीकल्चर सर, कोई सर लेबर का काम, कोई सर टीचर का काम, कोई सर राज दरबार में काम करता है। जब युद्ध का माहौल आएगा तब उन सारे लोगों को एक साथ असेंबल करके ये बोला जाएगा कि चलिए हम कल से ये इस बैटल में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अरे बैटल में लड़ने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए तो ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग कहाँ पर हुआ? ट्रेनिंग तो नहीं हुआ। चलिए हम आपको वो लाठी देते हैं, हम आपको सोट देते हैं, हम आपको बड़ा वाला डैगर देते हैं, और उसको लेकर चलिए हम लोग इन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे। जहाँ की एडिसकॉम्ब वो सारे से एकदम प्रोफेशनली ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहाफ से लड़ेगा। सर रिजल्ट क्या होगा हम नहीं बताएंगे, आप लोग ही बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर है ब्रिटिशर्स प्रोफेशनल मिलिट्री सोल्जर्स। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो दो छवि आपके लिए भेजे है ना, मैंने जो मेरा PPT में रखे हैं, भेजे नहीं क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों के पास क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑफिसर का ये जो दोनों पीक्स मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए जो मेरा PPT में पुट किया है, इस दोनों पीक को आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, और आप लोग को पता चल जाएगा प्रोफेशनल मिलिट्री सोल्जर्स। देखिए मिलिट्री हिस्ट्री, आप कोई भी मिलिट्री ऑफिसर को पूछेंगे कि आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो दोनों चीज़ बताएगा। बोलेगा एक डिसिप्लिन एंड सेकेंड वन इज द प्रोफेशनलिज्म। ये बहुत अहम चीज़ है, प्रोफेशनलिज्म एंड डिसिप्लिन। ये जो इंडियन सिपॉयज है ना, ये है इंडियन सिपॉयज। देखिए ये इंडियन सिपॉयज का हाथ में क्या है सर इस इंडियन सिपॉयज का हाथ में सर बल्लम है। सर इसका माथा में क्या है सर? टर्बन है।
राइट। सर इसका हाथ में शायद एक शील्ड हो सकता है, ये शील्ड, राइट। और क्या पहन के ये बैटल करने जा रहा है सर? क्या पहन के ये बैटल करने जा रही है? देखिए इसका इसका ड्रेस देखिए, अगर आप बताइए। और अब आप बताइए ये ड्रेस और ये इनका जो अटायर, ये जो इनका पूरा आउटफिट, इज इट रियली प्रॉपर फॉर टू टेक अ पार्टिसिपेशन इन अ बैटल? और इधर में देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर्स थे, मिलिट्री पर्सनल थे, उनका ड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ उनका पीठ में क्या है कि एक मास्केट है, और उसके साथ एक क्या है, देखिए यहां पर एक सोड भी जुड़ा हुआ है इस गन के साथ, राइट। और उसका आउटफिट देखिए, राइट, बिल्कुल बैटल के लिए एकदम परफेक्ट। और इंडियन सिपाहीज जो थे, इंडियन रूलर्स का जो सिपाहीज थे सर, वो लोग प्रोफेशनल मिलिट्री तो सोल्जर्स नहीं थे सच में। उन लोगों को बनाया गया था। जो आदमी खेती बाड़ी कर रहा है उनको उठाकर बोल रहा है चलो तुमको आर्मी में जाना पड़ेगा, तो कैसा युद्ध करना पड़ेगा बोलिए ना। तो सबसे बड़ा अहम चीज जो है वो है इंडियन रूलर्स ने अपनी तरफ से अपने खुद के लिए कोई प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स नहीं रखा था। और जो कोई भी था, उन लोगों को जो मिलिट्री ट्रेनिंग देना चाहिए, उन लोगों को प्रोफेशनल बनाना चाहिए, वो भी उन लोगों ने नहीं किया। और यही का रिजल्ट है ये जो ब्रिटिशर्स प्रोफेशनल मिलिट्री सोल्जर्स के साथ जो बहुत बड़े हेल एंड हेवल डिफरेंस था। दैट डिफरेंस कॉज्ड द डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन आर्मी इन ओवर द इंडियन सिपाहीज बाय इंडियन रूलर्स, है ना सर। सर एक बात बोलते हैं लोगों को, इसके साथ एक आपको हिस्टोरिकल रेफरेंस हम देते हैं। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट एट दैट टाइम, हमारा जो कानपुर का जो रूलर थे जिसका नाम था नाना साहिब का जो फोर्स थे बहुत एफिशिएंट फोर्स थे, लेकिन फिर भी जॉन निकोलसन या कॉलिन कैम्पबेल के जैसा ब्रिटिश मिलिट्री ने कैसे इस कानपुर का रिवोल्ट और पूरा देश का जो रिवोल्ट था, पूरा देश में जो रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट हुआ, उसको कैसे सप्रेस किया। क्योंकि इंडियन रूलर को जो सिपाहीज थे वो वेरियस काइंड्स ऑफ रिचुअल्स वो लोग अपने जीवन में पालन करते थे। एक ब्राह्मण सिपाही जो थे वो कपाल में उनका जो फोरहेड है उनमें फोरहेड में उन्होंने तिलक लगाते थे। जो एक सिख सिपाहीज थे वो दाढ़ी रखते थे, माथा में टर्बान पड़ते थे। एक जब मोहम्मदन सोल्जर्स थे वो भी बड़ा दाढ़ी रखते थे। तो इस तरह का अगर आर्मी में अगर इस तरह का रिलीजियस रिचुअल्स बहुत प्रोमिनेंटली रहेगा तब क्या करेंगे बोले तो जो बैटल के लिए जो प्रोफेशनल वर्शिपिंग मेंटलिटी है वो कभी भी एसिमुलेट नहीं कर पा जाते हैं। और इसी के लिए अकॉर्डिंग टू द रमेश चंद्र मजुमदार, आप जानते हैं प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिर्फ रिवोल्ट ऑफ 1807 ही बताया। उन्होंने बोला कि इंडियन सिपाहीज का हारने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि वो ब्रिटिश मिलिट्री पर्सनल का तरफ प्रोफेशनल नहीं थे। तो सर ये भी पॉइंट हमारा आ गया कि ब्रिटिश प्रोफेशनल मिलिट्री सोल्जर्स, ये जब पॉइंट हम लिखेंगे सर, तो माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जो लिखेंगे वहां पर ये रमेश चंद्र मजुमदार का जो ओपिनियन था रिगार्डिंग द डिफीट ऑफ द इंडियन सिपाहीज इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 उसको हम ऐड कर देंगे। चलिए हम चले जाते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर, सुपीरियर फिनेंशियल रिसोर्सेस। सर सच बताए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि युद्ध करने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल बेस रहना चाहिए। विदाउट हैविंग अ proper financial base you can never be able to defeat your enemies especially in the battle। और अगर इंडियन रेस्पेक्ट पे किया जाए तो हम बता सकते हैं कि अंग्रेजों ने
इंडिया में कॉलोनी एस्टेब्लिश किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडिया से, भारत से आफ्टर द बैटल ऑफ पॉलासी उन्होंने जो स्टार्ट किए थे उसका नाम क्या है सर? उसको नाम बोला जाता है प्लंडर ऑफ पॉलासी, यानी कि पॉलासी का लुंठन, प्लंडर ऑफ पॉलासी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्लंडर ऑफ पॉलासी मतलब है पॉलासी का आफ्टर द बैटल ऑफ पॉलासी हम देखे हैं कि अंग्रेजों ने कैसा हमारा बंगाल का जो वेल्थ था उसको चुरा कर वो अपने देश में भेज रहा है। और ये प्लंडर ऑफ पॉलिसी के बाद आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत का जो अपना संपद है, अपना जो रिसोर्स है, उसको ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर दे रहे हैं अपने देश में। तो सर ये प्लंडर ऑफ पॉलिसी और ड्रेन ऑफ वेल्थ, इस दोनों के लिए क्या हुआ, हमारा देश का जो इकोनॉमी और हमारा देश का जो इंडियन रूलर्स थे वो धीरे धीरे क्या बन रहे थे, गरीब बन रहे थे। और अंग्रेजों हमारा देश को वो शासन कर रहा है, हमारा ही देश से वो यहाँ से वेल्थ चुरा कर भेज रहा है अपने देश में, और उसको लेकर वो धीरे धीरे अमीर बन रहा है। तो स्वाभाविक रूप में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन आर्मी थे, उनका जो इक्विपमेंट्स, उनका जो नंबर ऑफ आर्मीज, उनका जो सैलरीज सभी ज़्यादा होगा, क्योंकि उन लोगों के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल बेस है, जो हमारा देश का जो रूलर्स थे उनके पास नहीं थे। आपको एक एग्जांपल देते हैं, 1817 द पाइक रेवेलियन ब्रोक आउट। किस लिए उड़ीसा का खुर्दा का राजा ने जब ये डिक्लेयर कर दिए कि मेरे अंडर जो पाइक लोग काम कर रहे हैं, पाइक मतलब प्रोफेशनल इन्फेंट्री, मेरे अंदर जब उड़ीसा का खुर्दा का राजा ने ये डिक्लेयर किया कि मेरे अंदर जो पाइक लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों के हम इन लोगों को सैलरी नहीं दे सकते हैं, कल से ये मेरा पाइक को हम संभाल नहीं सकते, इन लोगों का जो भरण पोषण है, इस भरण पोषण को हम इसका भरण पोषण को हम संभाल नहीं सकते। जब पाइक लोगों ने सोचा कि अच्छा, तो कल से हमारा जो राजा है, हम जिस राजा के अंडर काम कर रहे हैं, वो हम लोगों को सैलरी नहीं दे पाएगा, वो हम लोगों को फिनेंशियली हम लोगों को नहीं देखेगा। तभी पाइक लोगों ने क्या किया, वो लोग विद्रोह में यानी कि रिवोल्ट में शामिल हुआ। सर दिस इज द फैक्ट, दिस इज अ रियल फैक्ट, दिस इज अ रियलिटी, इट वॉज द रियलिटी। अंग्रेजों ने भारत में आया, भारत को लूटा, और पूरा लूटने वाला जो संपत्ति उन्हें भेजा अपने देश में, और इंडियंस बिकेम मोर एंड मोर पुअर, राइट। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, अगर इंडियंस पुअर हो गए, इंडियन रूलर्स भी तो का इंडियन जो रूलर्स है उनको भी तो सेम सिचुएशन झेलना पड़ेगा, और यही हुआ। तो आप जरूर ये रिवोल्ट ऑफ पाइक रेबेलियन का बात आप लोग जरूर अपना इस पॉइंट में रेफरेंस में ऐड करना, और एक साथ प्लंडर ऑफ पॉलिसी ड्रेन ऑफ वेल्थ का भी ये जो रेफरेंस मैंने दिया ऐड करना। माय डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव अलायंसेस एंड डिप्लोमेसी, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये इफेक्टिव अलायंस एंड डिप्लोमेसी जब लिखेंगे तो प्लंडर ऑफ पॉलिसी बैटल ऑफ पॉलिसी के बारे में बात जरूर करना। Before the occurrence of Battle of Plassey, there was an alliance between Mir Jafar and his allies and सर क्या लॉर्ड क्लाइव। सर आप लोग जरूर एक रेफरेंस के बारे में बात करना। जब एंग्लो मैसूर बैटल चल रहा है ना, अब एंग्लो मैसूर बैटल चल रहा है, आप लोग जानते हैं देयर आर 4 एंग्लो मैसूर बैटल दैट टुक प्लेस बिटवीन हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिश, राइट। 4th एंग्लो मैसूर जब बैटल होने जा रहा है, यदि 4th छोड़िए, हम बता रहे हैं आपको 3rd एंग्लो मैसूर जब बैटल होने जा रहा है, तो 3rd एंग्लो मैसूर बैटल के पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इंडिया का उस समय का गवर्नर जनरल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, उस समय का भारत का जो और भी जो 2 रीजनल पावर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, जैसा कि मराठा और थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इस निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के पास लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यही प्रपोजल रखा कि चलिए देखिए, टीपू सुल्तान को हम लोग हराएंगे, एक साथ मिलकर हम तीनों एक साथ मिलकर टीपू सुल्तान को हराएंगे, और टीपू सुल्तान को हराने के बाद उसका जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य को हम 3 खंड में अपने आप में बांट लेंगे। सर
ये है इफेक्टिव अलायंस एंड डिप्लोमेसी। और उस समय का जो इंडियन रूलर्स थे वो लोग की डिप्लोमेसी को समझ नहीं पाए, वो लोग इस डिप्लोमेसी को समझ नहीं पाए। हर युद्ध में इंडियन रूलर के साथ जब भी युद्ध किया है ब्रिटिश ने, हर युद्ध में उन्होंने यही अलायंस एंड डिप्लोमेसी का किरदार उन्होंने निभाया है सर। इसीलिए सर डेफिनेटली आप लोग बैटल ऑफ प्लासी का जो रेफरेंस आप लोग यूज करेंगे और आप लोग एंग्लो मैसूर का जो रेफरेंस डेफिनेटली यूज करना। और ये जो एंग्लो मैसूर का जो रेफरेंस मैंने दिया कि कॉर्नवालिस साहब ने बोला चलिए टीपू सुल्तान को हम लोग तीनों मिलकर यानी कि मराठा, निजाम और ब्रिटिश मिलकर हराएंगे और हराने के बाद उसका साम्राज्य जो है आपस में बांट लेंगे। और वो भी हुआ। जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम हुआ टीपू सुल्तान के साथ, तो सेरिंगापत्तनम के जो बैटल, उस बैटल में हमने क्या देखा, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम का जो चुक्ति हुआ, टीपू सुल्तान ने थर्ड एंग्लो मैसूर बैटल में हार गया और उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम किया, उस एज पर द कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापत्तनम हमने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखा कि टीपू सुल्तान का जो पूरा एम्पायर था वो तीनों पोर्शन में बांटा गया बिटवीन मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द इंग्लिश। हम इस रेफरेंस को जरूर यूज करेंगे इस पॉइंट में। चलिए हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज। यस, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सबसे खतरनाक था। ब्रिटिश लोगों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एडॉप्ट किया हर जगह, हर सेक्टर में। जब बैटल ऑफ जब रिवोल्ट ऑफ 1857 आ गया सामने में, जॉन निकोलसन, ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। जॉन निकोलसन, जो उस समय का जॉन निकोलसन जिन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया, ये जॉन निकोलसन जिन्होंने दिल्ली को इंडियन सेपॉय से रिकैप्चर किया, इस जॉन निकोलसन ने उस समय बोल रहा है दैट क्या हमारे पास जो चीज अभी बाकी है जिससे हम सारा की सारा ये जो इंडियन सेपॉयज है, ये जो सेपॉय म्यूटिनी है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, वो है हमारा पास हिंदू मुस्लिम ट्रम्प कार्ड खेलना। यस, द कम्युनल ट्रम्प कार्ड दैट वाज प्लेड बाय द ब्रिटिशर्स। हर जगह सिर्फ कम्युनल ट्रम्प कार्ड ही नहीं, उसके साथ साथ कि इंडियन जो रूलर्स है, उस इंडियन रूलर्स का अगर एक यूनिवर्सल यूनिटी अगर वहां पर रहता ना, तब ब्रिटिश लोग कभी भी उस यूनिटी कभी भी कामयाब नहीं होता इंडिया में कॉलोनी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। लेकिन सबसे जो बात हुआ, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन रूलर्स का वो यूनिटी नहीं था और उस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए द ब्रिटिशर्स यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। माय डियर स्टूडेंट्स, कितना एग्जांपल आप लोग चाहते हो, मैं आपको बता दे रहा हूं। जब झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, सभी आप लोग उनका नाम जानते हैं, जब लक्ष्मीबाई जी ने ह्यूग रोज के पास हार गए, 2 वीक तक झांसी को बिसीज्ड किए थे, बिसीज्ड बाय ह्यूग रोज। लक्ष्मीबाई जी ने बहुत बढ़िया से बैटल किया और उसके बाद जब हार गए वो वहां से भाग गए। लक्ष्मीबाई वहां से रिट्रीटेड कर रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं वो? ग्वालियर का उस समय शासक कौन था, रूलर कौन था सर? ग्वालियर का उस समय रूलर जो था सिंधिया। तो सिंधिया का क्या करना चाहिए था? लक्ष्मीबाई सिंधिया के पास आ रहा है तांतिया टोपी के साथ, अलॉन्ग विद तांतिया टोपी सिंधिया के पास आ रही है। सिंधिया के पास सबसे स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द इंडिया स्ट्रॉन्ग फोर्ट है ग्वालियर फोर्ट। ये ग्वालियर फोर्ट में सिंधिया रह रहे हैं और सिंधिया के पास आए रानी लक्ष्मीबाई ने बोला कि आपका हेल्प लगेगा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। सिंधिया ने क्या किया? सिंधिया ने लक्ष्मीबाई को तो हेल्प तो नहीं किया, सिंधिया ने वहां से भाग गए दिल्ली, सीधा दिल्ली चला गए। और ये जॉन निकोलसन को जाकर ये बता रहा है कि देखिए ना, रानी लक्ष्मीबाई और उनका जो फोर्स है वो मेरा ग्वालियर फोर्ट कैप्चर कर लिया है और आप प्लीज़ आप ह्यूग रोज को बताइए
कि वो झांसी से आकर मेरा ग्वालियर फोर्ट को रिकैप्चर करे, लक्ष्मीबाई को ख़त्म करे, और आप मुझे ग्वालियर फोर्ट फिर से दिला दीजिए। सर, दिस इज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। और इस रियल फैक्ट को आप जब यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन आंसर लिखने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका आंसर कितना बड़ा हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट कितना सॉलिड है। आप जो पॉइंट यूज कर रहे हो, हर पॉइंट के साथ हिस्टोरिकल रेफरेंस आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो फाइनली जो हमने ये जो क्वेश्चन आज एनालिसिस किए कविस आईएएस का प्लेटफॉर्म में, और आपके साथ भी मेरा पहला क्लास है, और इस क्लास में मैंने जो कोशिश किया एक बात समझाने के लिए आप लोगों को, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का आंसर जब भी आप लिखने जाएंगे उसको आपको समझना पड़ेगा जो एग्जामिनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए वो एग्जामिनर आप स्टूडेंट एस्पिरेंट। और ये भी बात आप ख्याल में रखिएगा कि ये यूपीएससी एग्जाम है, यहाँ पर आपके पास जो मांगा जा रहा है वो है आपका सेंस ऑफ परसेप्शन, आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, और कोई सोच कौन हिस्टोरियन क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू एक्चुअली आर थिंकिंग अबाउट द फैक्ट्स, अबाउट द क्वेश्चंस, आपका सेंस ऑफ परसेप्शन। और उस सेंस ऑफ परसेप्शन को आपको कॉपी में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो है, फिर से मैं बता रहा हूँ, कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, कोई इरेलीवेंट लाइन आप यूज नहीं करेंगे, जितना जरूरी है उतना ही आप लिखेंगे, लेकिन सिर्फ पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा, पॉइंट के साथ साथ मैंने जो रेफरेंस यूज किया इसको आपको यूज करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। और हाँ, क्लास कैसा लग रहा, हम लोगों का ये जो इनिशिएटिव है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो यूपीएससी का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो लास्ट 2014 से 2022 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम ऐसे ही कविस आईएएस के प्लेटफॉर्म में, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में डे बाय डे हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे। हिस्ट्री का पार्ट मैं देख रहा हूँ, कैसा लग रहा है डेफिनेटली कमेंट करके जनरल आप लोग बोलेंगे। अच्छा लगे तो एक लाइक देना, और अगर आपका मन चाहे तो थोड़ा शेयर भी आप कर सकते हैं, और हमारा चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये सूचना है ना, पिक्चर भी बहुत बाकी है मेरे दोस्त। तो इसीलिए जो करना चाहिए आप लोगों को, जो करना चाहिए, हमारा पेज, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और डेली का डेली ये जो यूपीएससी का हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर, मेंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। शायद इस राज्य में, हमारा राज्य में ये हो नहीं रहा, हम लोग पहले ही इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये ले चुके हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताना, और हमारा ये डे बाय डे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है, आज इतना तक। और हाँ, कविस आईएएस का हमारा जो फ़ोन नंबर है, आप लोग चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन जो सेगमेंट है उसमें आप लोग अगर चाहे तो प्रिपरेशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली 8789245158, फिर से बता रहा हूँ 8789245158, इस नंबर पर ज़रूर आप लोग कॉल करना, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो इसके लिए। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे हम लोग, टाटा।